सब्सक्राइब करें प्रॉपर्टी की बात चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें सबसे पहले प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेटिव और एक्चुअल वीडियोस देखने के लिए। जब कोई बायर नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में या फिर यमुना एक्सप्रेसवे पर रीसेल की प्रॉपर्टी खरीदता है तो स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस के साथ उसे ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए ट्रांसफर चार्जेस अथॉरिटी को पे करना पड़ता है, जिसे टीएम या ट्रांसफर ऑफ मेमोरेंडम कहते हैं। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि टीएम चार्जेस बायर ही पे करे, सेलर भी कर सकता है, पर ये मार्केट की प्रैक्टिस है कि टीएम चार्जेस बायर को ही पे करना होता है। खैर, इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि टीएम चार्ज कौन पे कर रहा है, क्योंकि अगर टीएम सेलर पे करेगा तो जाहिर है कि वो अपनी प्रॉपर्टी की सेल वैल्यू उसी के हिसाब से बढ़ा लेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार और अभी आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रॉपर्टी की बात। आज की जो वीडियो है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी। इस वीडियो में आपको टीएम क्या है से लेकर इसे कैसे अप्लाई करते हैं, क्या डॉक्यूमेंटेशन होता है और क्या प्रोसेस होता है और कितना चार्जेस लगता है, सब कुछ बताने वाला हूं। तो टीएम यानी ट्रांसफर ऑफ मेमोरेंडम की पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, यमुना अथॉरिटी सबके लिए समान है। तो अब यहाँ से मैं आगे सिर्फ अथॉरिटी शब्द का इस्तेमाल करूंगा, बाकी आप अपने हिसाब से इन तीनों से संबंधित अथॉरिटी का नाम जोड़ लें। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे पे अथॉरिटी बिल्डर्स को या इंडिविजुअल्स को जो भी प्लॉट अलॉट करती है वो 90 साल के लीज पे अलॉट करती है। ये प्लॉट फ्री होल्ड के नहीं होते हैं और ये टाइम तब से शुरू हो जाता है जब अथॉरिटी और प्लॉट लेने वाले के बीच में लीज डीड एग्जीक्यूट हो जाती है। इसका मतलब है कि आपने फ्लैट कब खरीदा है उससे लीज पीरियड काउंट नहीं होता है। यहाँ नोएडा और ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे पे अथॉरिटी ही जमीन की मालिक है और बिल्डर, डेवलपर्स या इंडिविजुअल जो है वो सिर्फ पट्टेदार है, मतलब अलॉटी है 90 साल के लिए। इसलिए लीज होल्ड की प्रॉपर्टी में हर बार प्रॉपर्टी के ओनरशिप में परिवर्तन होने पे, मतलब कि अगर प्रॉपर्टी रीसेल हो रही है तो खरीदार को इसके लिए प्रॉपर्टी अथॉरिटी को हमेशा टीएम चार्जेस या ट्रांसफर चार्जेस पे करना पड़ता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हर सेक्टर में टीएम समान हो, बल्कि ये सर्कल रेट के हिसाब से टीएम तय होता है। तो अलग अलग सेक्टर में अलग अलग इसका रेट होता है। यदि आप किसी बिल्डर से रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसमें टीएम चार्जेस नहीं लगता, केवल रीसेल के केस में ही ट्रांसफर चार्जेस लगते हैं। और ओनरशिप में बदलाव बस उस प्रॉपर्टी का हो सकता है जिसका लीज डीड हो चुका है, मतलब जिसकी रजिस्ट्री हो चुकी हो। टीएम चार्जेस हर सेक्टर, लोकेशन का अलग अलग होता है। इसे जानने के लिए आपको अथॉरिटी से पता करना होगा या फिर आपका जो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है उसमें वो आपकी मदद कर देगा। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ नवंबर 2021 में, तो जो भी टीएम का रेट है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के फ्लैट सेल के लिए टीएम कैसे अप्लाई किया जाता है और उसका क्या प्रोसेस होता है, डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, वो बताया गया है। और इंडिविजुअल हाउस और प्लॉट के लिए भी टीएम का प्रोसेस यही होता है, बट उसमें डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस थोड़ा अलग होता है। अब हम बात करेंगे कि टीएम कैसे अप्लाई किया जाता है। तो टीएम के लिए जनरली सेलर की तरफ से इनिशिएट किया जाता है। हालांकि इसका जो कॉस्ट होता है वो बायर ही बियर करता है। ये मार्केट की प्रैक्टिस है। वैसे बायर या सेलर दोनों में से कोई भी टीएम के लिए पे कर सकता है। टीएम के लिए आप अथॉरिटी ऑफिस जाके डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, पर ये थोड़ा हेक्टिक और टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, क्योंकि सरकारी ऑफिस में कैसा काम होता है वो तो आपको आइडिया होगा ही। आपको कई बार चक्कर काटने पड़ सकते हैं। तो अगर आपको समय बचाना चाहते हैं, सिरदर्दी नहीं लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एक वकील की ज़रूरत होगी जो आपके लिए टीएम से लेकर रजिस्ट्री तक के सारे प्रोसेस आपके दिए गए डॉक्यूमेंट के हिसाब से करा देगा। टीएम के लिए जो फर्स्ट स्टेप होता है टीएम फॉर्म को कंप्लीट करना। तो टीएम फॉर्म जो होता है वो अथॉरिटी से एफिलिएटेड बैंक से इशू होता है। सिंपल सा फॉर्म होता है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल इसमें कुछ होता नहीं है। बायर और सेलर और प्रॉपर्टी की डिटेल इसमें भरी जाती है। इस फॉर्म के साथ बायर सेलर के शपथ पत्र के अलावा बायर और सेलर के लिए केवाईए फॉर्म भी होता है। इस फॉर्म को कंप्लीट करते समय आपको कुछ चीज़ें जो कि ध्यान देने की ज़रूरत है। उसमें से एक चीज़ आता है कि इसमें जो भी बायर, जितने भी सेलर हैं, सबके हस्ताक्षर होंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि एक बायर है, एक सेलर उस पर सिग्नेचर कर दे और आप टीएम अप्लाई कर दे, ऐसा नहीं होता है। और इसमें एक चीज़ और भी मैं आपको यहाँ पे दिमाग में लाना चाहूँगा कि जो भी इस पर फोटो लगती है उसके ऊपर क्रॉस सिग्नेचर करना होता है और उसके नीचे भी साइन करनी होती है। इस फॉर्म पे जो बायर और सेलर की फोटो लगती है, जो उसके नीचे सिग्नेचर होती है, उसको बैंक से अटेस्ट कराना जरूरी होता है। ये आप इस फॉर्म पे भी करा सकते हैं या फिर जो बैंक का एक सिग्नेचर फॉर्म वेरीफाई करने का फॉर्मेट होता है उस पर भी करा सकते हैं। याद रखें कि दिए गए फॉर्मेट पे, जो बैंक का फॉर्मेट होता है या फिर जो आपका टीएम फॉर्म होता है, उस पर 2 से 3 सिग्नेचर करें और फोटो पे जो क्रॉस सिग्नेचर करें और जो आपको बैंक अधिकारी जो उसको अटेस्ट करेगा उसकी स्टाम्प फोटो पे आनी चाहिए। इस फॉर्म के साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी
सभी अथॉरिटी को देने होते हैं। उसमें पहला आता है बिल्डर एनओसी। बिल्डर एनओसी को सेलर लेता है बिल्डर से, हालांकि एनओसी देने के लिए बिल्डर कुछ चार्जेस भी चार्ज करते हैं। दूसरा जो इसमें आता है एनओसी फ्रॉम मेंटेनेंस एजेंसी, तो इसमें जो मेंटेनेंस एजेंसी होती है उससे भी एनओसी लेनी ही होती है सेलर को। यदि सोसाइटी में आरडब्ल्यूए नहीं बनी है तो अगर बिल्डर ही वहाँ का मेंटेनेंस देख रहा है सोसाइटी का, तो केवल बिल्डर की एनओसी ही पर्याप्त होती है। दूसरा इसमें होता है कि जो सेलर की जो पुरानी रजिस्ट्री होती है उसकी पूरी कॉपी भी देनी होती है। बायर और सेलर दोनों का आधार और पैन कार्ड जो सेल्फ अटेस्टेड होता है वो भी देना होता है। इसके अलावा बायर और सेलर की एक फोटो चाहिए होती है जो कि टीएम फॉर्म पे लगाई जाती है, जिसके ऊपर क्रॉस सिग्नेचर करना होता है। बैंक एनओसी, यदि सेलर ने प्रॉपर्टी पर लोन लिया है या लोन लिया था पर क्लोज करा लिया है तो ऐसे मामलों में प्रत्येक बैंक से एनओसी की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए अगर सेलर ने शुरू में जो लोन लिया था वो एचडीएफसी बैंक से लिया था, बाद में उस लोन को उसने एसबीआई में ट्रांसफ़र कर लिया, बाद में उसी लोन को उसने पीएनबी बैंक में ट्रांसफ़र कर लिया। ऐसे में सभी बैंकों से एनओसी चाहिए, ना कि केवल अंतिम बैंक की एनओसी की आवश्यकता होगी। और अगर बायर उसी बैंक से लोन ले रहा है जिस बैंक से सेलर का लोन है, या किसी अन्य बैंक से लोन ले रहा है और बैंक इंटरनल प्रोसेस से सेलर का लोन क्लोज कर रहा है, तो भी बैंक की एनओसी की ज़रूरत होगी। और अगर प्रॉपर्टी पे कोई लोन नहीं लिया गया है तो बैंक एनओसी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो टीएम है वो सेक्टर वाइज, लोकेशन वाइज अलग अलग होता है। तो आपको आप जो भी प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हैं या फिर आप सेल कर रहे हैं उसमें कितना टीएम चार्ज लग रहा है ये आपको अथॉरिटी से पता चल जाएगा, या फिर आपका प्रॉपर्टी कंसल्टेंट ये चीज़ आपको पता करके बता देगा। तो जो अथॉरिटी को पेमेंट जाती है वो डीटी के फॉर्म में जाती है, वो आप जो अथॉरिटी से एफिलिएटेड बैंक होता है उसमें डिपॉजिट कर देते हैं, या फिर डायरेक्ट आप उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करके बैंक से चालान लेकर टीएम फॉर्म के साथ जमा करते हैं। सारे डॉक्यूमेंट, पेमेंट चालान और टीएम फॉर्म अथॉरिटी में जमा होता है। अथॉरिटी बायर और सेलर दोनों का केवाईए करती है। केवाईए बोले तो नो योर अलॉटी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि टीएम फॉर्म के साथ एक केवाईए फॉर्म होता है, तो उस पर जो भी इंफॉर्मेशन भरी जाती है उसके आधार पे दोनों पार्टी की अथॉरिटी केवाईए करती है। सभी सेलर्स को फिजिकली अथॉरिटी जाके अपना वेरिफिकेशन कराना होता है। सभी सेलर्स मैं यहाँ पे इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि अगर मान लीजिए एक प्रॉपर्टी में 1 से 2 या 3 लोग हैं जिनको प्रॉपर्टी अलॉट हुई थी, अगर वो प्रॉपर्टी सेल हो रही है तो उस केस में सभी बंदों का अथॉरिटी जाके अपना वेरिफिकेशन कराना पड़ता है। तो वेरिफिकेशन प्रोसेस में सेलर का मोबाइल नंबर भी यूज़ होता है, उस पर 2-3 बार ओटीपी आती है जो कि आपको वहीं देना होता है। इसके बाद आपके सारे जो पेपर हैं अथॉरिटी रिकॉर्ड के लिए स्कैन किए जाते हैं। केवाईए और सेलर वेरिफिकेशन प्रोसेस के बाद करीब 10 से 15 दिन में अथॉरिटी आपका टीएम इशू कर देती है। बाकी ये समय कम या ज़्यादा भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि किसकी कितनी पकड़ है अथॉरिटी में। किसकी कितनी पकड़, अरे नहीं समझे आप, आइए समझाता हूँ। अगर आपके पास समय है और सब्र है तो आप खुद लग जाइए इस काम में। थोड़ा समय लगेगा पर आपको कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं देना पड़ेगा। और अगर आपके पास समय नहीं है या आप जल्दी में टीएम लेना चाहते हैं तो आपको किसी लॉयर या एजेंट के थ्रू टीएम प्रोसेस करना होगा। इसके लिए आपको उन्हें कंसल्टिंग फ़ी के अलावा कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट भी देनी पड़ेगी। टीएम एक निश्चित समय के लिए वैलिडेट होता है। वो समय जो होता है टीएम पे लिखा होता है, अमूमन ये 90 दिन का होता है नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे पे। और इन 90 दिनों के अंदर ही बायर को अपनी रजिस्ट्री करानी होती है और रजिस्ट्री की एक सत्यापित कॉपी जो है अथॉरिटी में जमा कराना होता है। अगर टीएम इशू होने के 90 दिनों में रजिस्ट्री की एक सत्यापित कॉपी अथॉरिटी में जमा नहीं होती है तो अथॉरिटी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर जो है वो निरस्त भी कर सकती है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे की प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कैसे होती है इसे जानने के लिए ऊपर जो लिंक आ रहा है उसे आप क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा ये जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। टीएम यानी ट्रांसफर ऑफ मेमोरेंडम जब अथॉरिटी से इशू हो जाता है तो सेलर बायर को दे देता है, और अगर प्रॉपर्टी पे लोन नहीं लिया जा रहा है तो टीएम बायर अपने पास ही रखेगा। और अगर प्रॉपर्टी लोन लेकर खरीदी जा रही है तो टीएम बैंक में बायर के लोन फाइल में जमा हो जाता है। दोस्तों ये थी टीएम के बारे में जरूरी जानकारी। इसके बारे में अगर आपकी कोई और क्वेरी हो तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप रीसेल की प्रॉपर्टी परचेस करना चाहते हैं या फिर अपनी प्रॉपर्टी को रीसेल में सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमसे जो स्क्रीन पर नंबर डिस्प्ले हो रहा है उस पर कॉल करके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अरे हाँ, जाते जाते इस वीडियो को लाइक और शेयर तो कर दीजिए। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।